तो आज हम स्लाइड मतलब शीट डिस्कस करेंगे, तीसरा चौथा पांचवा। हम पांचवा स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 2। कैसे? अगर हम जानते इवन इंटीजर का जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा? 2m। m यहाँ पे क्या है? m इंटीजर है नहीं? तो अगर m इंटीजर है, m इंटीजर, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 भी होगी, 0 भी होगी, +1 भी होगी। हमने 3 ले लिया। -1 निगेटिव इंटीजर, 0 न्यूट्रल इंटीजर और 1 क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। अब तीनों की वैल्यू पुट करते हैं। अगर m की वैल्यू हमारी -1 होगी तो 2m की वैल्यू क्या आएगी बताइए? -2 आएगी। अगर m की वैल्यू हमारी 0 हुई तो 2m की वैल्यू क्या आ गई? 0। अगर m की वैल्यू हमारी +1 हुई तो 2m की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्या ये तीनों केस में इवन इंटीजर नहीं आया? इवन इंटीजर आया कि नहीं? तो हमारा सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है ऑड इंटीजर का क्या होगा जनरल फॉर्म? आ जाइए, ऑड इंटीजर का जनरल फॉर्म क्या होगा? सेम 2q+1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अब बताइए n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n। बोला है कि जो हमारा n² - 1 है, ये इक्वेशन 8 से डिवाइड कब होगी? जब n हमारा इंटीजर होगा, कि जब n हमारा नेचुरल नंबर होगा, कि ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सवाल। अगर n हमारे इंटीजर होगा तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तीन केस लेते हैं। अगर n हमारा नेचुरल नंबर होगा तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कहां तक होगी? प्लस इनफाइनाइट तक होगी। अगर हमारा ऑड होगा तो ऑड इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? अगर ऑड इंटीजर हुआ तो मान लेते हैं हम, जैसे ऑड -3 भी ऑड इंटीजर है नहीं, उसके बाद -1 भी ऑड इंटीजर है नहीं, उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। हमें ऐसे ढेर सारे ऑड आएंगे। अगर इवन इंटीजर होगा तो क्या क्या इवन इंटीजर हो सकते हैं? ये बताइए, इवन इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं? -2, 0 भी, और क्या हो सकता है? +2। यही ऑड इंटीजर, तीन ऑड इंटीजर है नहीं। अब सबकी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। अगर हमारा इंटीजर क्या, अगर n की वैल्यू -1 है, अगर n की वैल्यू -1 है तो n² - 1 की वैल्यू क्या होगी? -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का 1 होता है, -1 तो क्या हो गया? वैल्यू 0। क्या 0 8 से डिवाइड होता है? देखिए 0 हमारा डिविजिबल 8 है कि नहीं? चेक करिए, 8 यहाँ रखिए, 0 यहाँ रखिए, 0 टाइम से जाएगा, कट जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम n की वैल्यू -1 0 ले रहे हैं तो सॉरी, अगर n की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो ये इक्वेशन, जो ये एक्सप्रेशन है, ये 8 से डिवाइड हो रही है। अब n की वैल्यू हम क्या ले लिए? 0 ले लिए। अगर n की वैल्यू हमने 0 ले लिया तब चेक करते हैं n² - 1 की वैल्यू क्या होगी बताइए? 1 होगी। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो 0 के केस में क्या होगा? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इंटीजर तो नहीं होगा, जो अगर इंटीजर होता है सारे केस में डिवाइड करता है, ठीक है। इंटीजर तो नहीं होगा। अब आते हैं नेचुरल नंबर के केस में। नेचुरल नंबर के केस में आप बताइए कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, अगर n की वैल्यू हमारी 1 है, हम इस वाले केस की बात करें, n की वैल्यू हमारी क्या है? 1 है, तो n² - 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 का स्क्वायर -1 क्या होगी? 0। और 0 हमारे 8 से डिविजिबल हो गया, तो इस केस में 8 से डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। अब n की वैल्यू 2 लेते हैं। अगर n की वैल्यू हमारी 2 हो गई तो n² - 1 की वैल्यू क्या होगी? 4 - 1 = 3 होगी। क्या 3 होगी? 3 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों ऑप्शन होते तो इसके सारे नंबर पुट करने पर 8 से डिवाइड हो जाते। आते हैं थर्ड नंबर, ऑड के केस में आते हैं। अगर हम ऑड के केस में आते हैं तो ऑड के केस चेक करते हैं, ठीक है। ऑड के केस में चेक करते हैं। अगर n की वैल्यू हमारी -3 होती तो क्या होता? तब n² - 1 की वैल्यू क्या होगी? -3 का होल स्क्वायर -1 होगा। अब -3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 - 1 होगा नहीं तो कितना आएगा? 8। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो अगर -3 हो रही तो 8 से डिवाइड हो जा रहा है। चलिए अब हम दूसरा केस लेते हैं। अगर n की वैल्यू हमारी क्या हो गई? -1 हो गई, तब चेक करते हैं।
तो एन स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, फिर माइनस वन होगा, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस वन क्या होता है, जीरो आएगा, और जीरो तो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी केस सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, वन का भी चेक करते हैं, क्रॉस चेक, अगर एन की वैल्यू वन होगी तो एन स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही तो आएगी। इस केस में भी जा रहा है, अगर एन की वैल्यू हमारी थ्री होगी, अब तब भी तो हमारा 80 आएगा, अगर एन की वैल्यू हमारी थ्री हो गई तो एन स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, निकालते हैं, थ्री का होल स्क्वायर हुआ नहीं, माइनस वन, थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन, नाइन माइनस वन कितना हुआ, एट, एट तो एट से डिवाइड हो रहा है। तो इस ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम इधर, अगर हम पॉजिटिव इवन नंबर लेते, ऑड नंबर लेते जाएंगे तभी एक्सप्रेशन एट से डिवाइड होगा, अगर निगेटिव ऑड नंबर लेते जाएंगे तभी एन स्क्वायर माइनस वन जो ये एक्सप्रेशन है एट से डिवाइड होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अब बताइए एचसीएफ ऑफ 65 और 117 किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसमें, तो एम की वैल्यू निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के हमें क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो पहले किससे जाएगा बताइए, 5 से जाएगा, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 13 आएगा कि नहीं। अब 117 का निकालते हैं, ये 3 से जाएगा नहीं, 3 3 जा 9 हुआ, फिर 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से जाएगा नहीं। आ जाइए, तो हमारा जो 65 था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 इंटू 13 हुआ कि नहीं, यही हुआ। और 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ बताइए, 3 इंटू 3 इंटू 13, तो हमें कॉमन टर्म क्या मिला, दोनों में कॉमन टर्म 13 कॉमन टर्म मिला कि नहीं। तो एचसीएफ जो होगा हमारा, एचसीएफ हमारा 65 और 117 का क्या होगा, 13 होगा नहीं। ठीक है, पर वो बोल रहा कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा 65 एंड 117 का जो एचसीएफ होगा वो इस फॉर्मेट में दिया है। इसका मतलब हमारा 13 की वैल्यू किसके इक्वल है, 65 एम इक्वल माइनस 117 के इक्वल है। ठीक है, अब 117 आएगा तो क्या बनेगा, 13 माइनस 117 जब इक्वल किस पर आएगा तो प्लस 117 होगा नहीं, इक्वल टू 65 है। इनको ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 130 इक्वल टू 65 एम। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130 अपॉन 65, एम की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2, तो इस केस में ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा स्लाइड है, 5। ठीक है, हम बहुत दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर विच डिवाइड 10 एंड 15 कंप्लीटली। ठीक है, और नंबर हमें कौन कौन से नंबर बता, ये नंबर हमें लार्जेस्ट भी बताना, स्मॉलेस्ट बताना, आगे हम नंबर ढूंढते हैं। तो जो अगर क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द नंबर विच डिवाइड 10 एंड 15 कंप्लीटली, एक ऐसा नंबर बताओ जो 10 को भी और 15 को क्या करे, परफेक्टली डिवाइड करे। तो अगर हम मानते हैं कि जो नंबर है एक्स, इसे लेते हैं वो नंबर हमारा एक्स होगा, मानते हो वो नंबर हमारा एक्स होगा, तो इसकी क्वेश्चन का सेंस क्या कह रहा है कि एक्स जो हमारा होगा, क्वेश्चन का सेंस ये कह रहा है कि एक्स हमारा 10 को भी डिवाइड करना चाहिए, कितना कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, और हमारा एक्स 15 को भी डिवाइड करना चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, यही कह रहा है कि। ठीक है, तो अगर तो एक्स क्या हो सकता है, ऐसा नंबर जो 10 को भी डिवाइड करो 15 का डिवाइड करो, इसका मतलब एक्स दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि x अगर 10 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब x 10 का भी फैक्टर है, x 15 को डिवाइड करे इसका मतलब x 15 का भी फैक्टर है, इसका मतलब 10 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या है, x। तो आगे हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, 10 का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 10 का फैक्टर क्या हो सकता है, पहला फैक्टर हमारा 1 होगा, उसके बाद क्या हो सकता है 2 होगा, उसके बाद क्या आ सकता है 5, और कुछ हो सकता है फैक्टर नहीं। अब 15 के फैक्टर निकालते हैं, 15 का फैक्टर 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, और लास्ट में 15 होता है। अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें
कॉमन फैक्टर, किसका किसका कॉमन फैक्टर? 10 और 15 का हम कॉमन फैक्टर लेंगे तो हमें क्या कॉमन फैक्टर मिला? 1 एंड 5 मिला। क्या मिला? 1 एंड 5। इसका मतलब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है। तो x क्या है? x 1 और 5 है, मतलब x की वैल्यू 1 भी है 5 भी है। ठीक है, अब चेक करें, क्या 1 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? हाँ। क्या 1 15 को मल्टीप्ली कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? यस। अब आते हैं 5 के केस में, 5 भी तो 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 15 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तब पता चल गया कि x की वैल्यू क्या होगी? 1 और 5 होगी। तो x की वैल्यू लार्जेस्ट कब होगी? लार्जेस्ट x की वैल्यू क्या होगी? ये लार्जेस्ट होगी और ये क्या होगी? स्मॉलेस्ट होगी। आप समझ आए? ठीक है, ये पूरा सिस्टम ऐसे। अगर आपको पूछा कि एक ऐसा नंबर बताओ जो डैश डैश नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो आपका क्या पहला तरीका होगा? दोनों नंबर के फैक्टर निकालो और जो जो कॉमन फैक्टर होंगे वही डिवाइड करेंगे। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो लार्जेस्ट नंबर बनेगा, जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं मेरा कहने का ये है कि अगर गिवन नंबर, ठीक है, ठीक है, अगर गिवन नंबर क्या हो? डिवाइजर हो, डिविडेंड हो। अगर जो नंबर गिवन दिया वो डिविडेंड की तरह एक्ट करे, अगर गिवन नंबर एक्ट एज डिविडेंड, एक्ट एज डिविडेंड, क्या देखिए 15 भी डिविडेंड है नहीं, 10 भी डिविडेंड है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है कि जो नंबर दिया गया है वो अगर डिविडेंड की तरह एक्ट करेगा, तो उस केस में लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट क्या होगा? एचसीएफ होगा गिवन नंबर का। और स्मॉलेस्ट क्या होगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट मैंने थोड़ा इससे सही से लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर गिवन नंबर हमारा डिविडेंड की तरह एक्ट करेगा तो हमारा जो एक्स होगा, नंबर आएगा, और उसका लार्जेस्ट में क्या होगा? एचसीएफ होगा और स्मॉलेस्ट में क्या होगा? 1 होगा। समझ आया? यही होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करिए। अब बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन देता हूं। फाइंड द नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों फाइंड करना है। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड 60 एंड 110। ये हमारा क्वेश्चन। आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करिए, फाइंड करिए जो 60 और 110 को कंप्लीटली डिवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड खोल दूं, किससे आप लोग देख के कर लेंगे। ठीक है, एक बार और समझाने की जरूरत है? आप लोग सब लोग ट्राई करिए किसका आंसर आता है। सवाल क्या कर रहा है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो, मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जो 60 और 110 को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो मतलब मान लो वो नंबर x हुआ, अगर वो नंबर x हुआ तो 60 को भी कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए कि नहीं? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और वो x क्या होना चाहिए? 100 को भी डिवाइड करना चाहिए, कंप्लीटली 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसका शॉर्ट क्या बनाया था कि x अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो आप लेंगे एचसीएफ ऑफ 60 एंड 110। अब स्मॉलेस्ट के केस में हमेशा क्या रहेगा? 1 होगा। ठीक है, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1। ठीक है, हाईएस्ट नंबर में एचसीएफ लेना पड़ेगा। अब 60 का एचसीएफ लेना स्टार्ट करिए आप लोग। ठीक है, अगर 60 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कराएं क्या आएगा? 30, 15, 5, 1। और 110 का कराएं, 110 कितना आएगा? अब किससे जाएगा? 5 से, फिर 11 से जाएगा। तो हमें क्या मिला? 60 का क्या मिल गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और 110 का क्या मिला? 2 इंटू 5 इंटू 11। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन एक तो 2 कॉमन मिल जाएगा नहीं, और एक कॉमन क्या है? 5 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हमारा 60 और 110 का क्या होगा?
क्या 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या निकल के आएगा, लार्जेस्ट नंबर हमारा 10 होगा आंसर, और स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 तो होगा ही। कितना समझ आ गया? ठीक है। अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा अपडेट करूं, थोड़ा सा अपडेट करूं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ही मैं ले लेता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट करता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या, न्यू क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द नंबर, फाइंड नंबर, कौन कौन सा नंबर, लार्जेस्ट भी बताना है और स्मॉलेस्ट भी बताना है, लार्जेस्ट एज वेल स्मॉलेस्ट। ठीक है, ठीक है, अच्छा नहीं केवल लार्जेस्ट बताओ, केवल लार्जेस्ट। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 12 and 18 to leave रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन समझो, आप एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 12 को डिवाइड कर रिमाइंडर 2 दे और 18 को डिवाइड कर तो रिमाइंडर 3 आए। आप ट्राई करिए जल्दी से। ठीक है, हम लेट ले लेते हैं, लेट लेते हैं, सिंपल बात, लेट लेते हैं, लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स। कौन सा नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर, जो हम लार्जेस्ट नंबर ढूंढे वो एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x हमारा 10 को डिवाइड 12 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2, और x हमारा 18 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसमें 2 घटा देते हैं, हम इसके 12 की जगह हम 10 ले लेते हैं, तो x इसको अगर 10 को डिवाइड करेगा तो ऑटोमेटिक 2 रिमाइंडर बच जाएगा नहीं। अगर हम इसमें 2 कम कर दे, इसमें 3 कम कर दे, इसकी जगह 15 ले लें, तो जो जो लार्जेस्ट नंबर आएगा वो 10 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 15 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, पर रिजल्टेंट 15 में 3 रिमाइंडर बचेगा और इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा। यही होगा ना, क्योंकि हम ऑटोमेटिक दो दो नंबर, इसमें 2 कम कर दिए, इसमें 3 कम कर दिया है। ठीक है, फिर समझे, हम क्या किए, 12 की जगह 10 ले लिए क्योंकि हमें रिमाइंडर 2 बचाना था, और 18 की जगह हमने 15 ले लिया क्योंकि रिमाइंडर 3 बताना था। अगर जब हम 10 और 12 के 15 के सॉल्व करेंगे तो जो नंबर मिलेगा और 10 और 15 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा नहीं, वो नंबर तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा पर रिजल्टेंट तो 12 ही, रिमाइंडर 2 और 3 आएगा, क्योंकि रियल नंबर तो 12 और 18 है, ना कि 10 और 15 है। यहां तक समझ आया? तो इस केस में सिंपल, अगर गिवन नंबर क्या ऐड करें, गिवन नंबर हमारे क्या है, ऐसा डिविडेंड ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होती है, एचसीएफ होगी। किसकी किसकी एचसीएफ, 10 एंड 15 लेंगे हम लोग क्योंकि हमें रिमाइंडर बचाना था। और स्मॉलेस्ट क्या होगी, स्मॉलेस्ट 1 होगी, 1 स्मॉलेस्ट हो सकती है, बताओ। ये जिसका तो आंसर 5 आएगा, 5 है ना, 5 आएगा। क्या अब मैं बोलूँ स्मॉलेस्ट 1 आ जाए तो सही है, नहीं, क्योंकि अगर 1 को हम डिवाइड करें, अगर 12 1 से डिवाइड होगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अगर 18 1 से डिवाइड होगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो, रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो इसका स्मॉलेस्ट नॉट एग्जिस्ट, स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा कोई नंबर स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता कि जो इनको रिमाइंडर दे दे, दोनों में, दोनों के साथ डिवाइड करे और एक केस में 2 रिमाइंडर आ जाए, एक में 3 केस में रिमाइंडर आ जाए। इसलिए आपके एग्जाम में हमेशा लार्जेस्ट पूछेगा, अगर स्मॉलेस्ट पूछ लिया तो आपका ऑप्शन नॉन ऑफ दिस रहेगा, नहीं तो डजंट एग्जिस्ट रहेगा। आप तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं न्यू टाइप के सवाल, एक सवाल और करते हैं, ठीक है, तब आप उसमें चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बदल गया, अब क्वेश्चन का नेचर बदला, क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। आगे नंबर लिखता हूँ फिर उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। फाइंड नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स विच इज कंप्लीटली, एक मिनट थोड़ा सा, विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय
बाई 10 एंड 15, ये सवाल है, आप समझो मेरा कहने का मतलब कि आप एक ऐसा नंबर ढूंढिए, ठीक है, जो नंबर 10 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। फाइंड, मान ले नंबर हमारा क्या है, ये नंबर अगर हमारा x है, तो क्वेश्चन का सेंस क्या कर रहा है कि ऐसा नंबर ढूंढिए जो जो 10 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 15 से भी। इसका मतलब ये हुआ कि 10 भी हमारा x को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और 15 भी हमारा, सॉरी 15 भी हमारा x को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना, ठीक है, इतना समझा। क्यों बोला कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जो हमारा 10 और 15, 10 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम मानते हैं अगर वो नंबर एक्स रहा होगा तो 10 भी उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 15 भी उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा नंबर रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो इस केस में एक्स क्या होता है, इस केस में हमारा एक्स होता है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम होगा किसका, एलसीएम होगा हमारा 10 और 15 का, और 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, क्या बनेगा, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा, आगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 30 ही आता है फाइनल, चलो डायरेक्ट आंसर 30 आता है, आंसर ही होगा, ठीक है। अब देखो 30 10 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और 30 15 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये जो 30 नंबर आया है, मेरा सवाल है जो ये 30 नंबर आया है, ये हमारा लार्जेस्ट है कि स्मॉलेस्ट आया, ये स्मॉलेस्ट है। क्या इसका लार्जेस्ट एग्जिस्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा एग्जिस्ट, क्योंकि कि अगर जो 30 है, समझो क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, अगर हम 30 इंटू 1 करते हैं तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, 10 से भी जा रहा है 15 से भी जा रहा है, दोनों जा रहा है नहीं, ये 30 हमारा 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से डिवाइड हो, अगर 30 में 2 का मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा 60, 30 आता है एलसीएम, देखो मैं एलसीएम 30 आएगा, 30 आता है, देखो 10 आता है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाए 2 5 ये होता है, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 3 5 5, ठीक है। उसके बाद क्या वो 15 है, अब समझ गए ना, एलसीएम 15 आएगा, अब निकालता हूँ। अब हम 10 को क्या क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, कॉमन हमारा 5 मिला कि नहीं, एलसीएम देखिए, एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, जो कॉमन मिलता है उसे एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता उसे लिख देते हैं डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 30 तो आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या समझा रहा हूँ कि ये जो 30 आंसर आया स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका लार्जेस्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता समझो, अगर 30 में 1 का मल्टीप्लाई करें 30, 30 10 से डिवाइड हो रहा है नहीं, हाँ 30 15 से भी डिवाइड हो रहा है नहीं, अगर 30 में 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 60 आ रहा है, 60 भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 30 में हम 3 का डिवाइड करें 90 आ रहा है, 90 भी सबसे मल्टीप्लाई, ऐसे अगर हम 30 में 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30,000 आएगा नहीं, 30,000 भी 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका लार्जेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझा, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना, आपको इंपॉर्टेंट चीज याद क्या कर रखना है, सिंपल बात, आपको इंपॉर्टेंट चीज याद ही रखना है कि अगर गिवन नंबर एक्ट एज डिवाइजर, डिवाइजर की तरह एक्ट करे, देखिए इस दोनों केस में 10 और 15 डिवाइजर की तरह एक्ट कर रहे हैं नहीं, अगर गिवन नंबर हमारा डिवाइजर की तरह एक्ट करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लार्जेस्ट में क्या आएगी, नॉट एग्जिस्ट, रीजन पता है आपको, स्मॉलेस्ट में क्या आएगी, स्मॉलेस्ट पे आगे एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, यही आई नहीं, ये शॉर्टकट हो गया, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, ठीक है, हमारे क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड लार्जेस्ट नंबर, फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लीव रिमाइंडर 5 फॉर इट, ठीक है। इसका आंसर निकालिए, जल्दी से करिए। मानते हैं ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा एक्स मान लेते हैं नहीं,
तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि x अगर हमारा 70 को डिवाइड करे, अगर x हमारा 70 को डिवाइड करे, एक मिनट, हाँ x अगर हमारा 70 को डिवाइड को तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर x हमारा क्या दिया 125 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, यही बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसे 70 ना लेके 65 ले लेते हैं, और इसे कितना लेते हैं 117, क्योंकि हमें रिमाइंडर 8 चाहिए, तो हमें 8 पहले से माइनस करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा गिवन नंबर है कैसे ऐड कर रहा है, गिवन नंबर डिविडेंड है कि डिवाइजर है, डिविडेंड है। गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर, गिवन नंबर मतलब 70 और 125 कैसे ऐड कर रहा है, गिवन नंबर हमारा क्या है, डिविडेंड है। मैंने बताया था डिविडेंड के केस में क्या होता है, डिविडेंड के केस में, डिविडेंड के केस में लार्जेस्ट नंबर एचसीएफ होता है और स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या निकलेगा, एक्स, एक्स लार्जेस्ट का, लार्जेस्ट का क्या होगा, एचसीएफ होगा किसका 65 ऑन 117, और स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट 1 होगा, ये तो समझ आया। और 65 170 का एचसीएफ कितना आता है, 13 आता है। ठीक है, इसका आंसर 13, आप समझ आ गया सबको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये, स्लाइड 5, चलिए ये हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ से क्या है गायब है। हम लिखते हैं, मान लीजिए फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो हमारा ए क्या लिखा है, ए हमारा क्या लिखा है, ए लिखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। क्या ए को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स डॉट वाई, ये एक्स हो गया। अब हमारा बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब, मतलब एक्स एक बार, वाई 3 बार। अब हमें क्या निकालना, अगर आगे हम कॉमन ढूंढ लेते हैं, कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 वाई कॉमन मिल रहा है, एक वाई ये कॉमन मिल रहा है, एक वाई ये कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, अगर मैं बोलूँ एचसीएफ निकालो ए और बी का एचसीएफ, तो एक कॉमन एक्स है, एक कॉमन क्या है वाई है, एक कॉमन वाई है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर एचसीएफ का आंसर रहेगा, ये हमारा होगा एचसीएफ। अब अगर मैं एलसीएम पूछ लिया कि एलसीएम बताइए ए और बी का, तो जो कॉमन आता है उसे एक बार लिखा जाता है, कॉमन क्या है एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद जो बच गया डॉट हमारा मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंटू एक्स इंटू वाई। अब बताइए इस केस में कितने एक्स हो गए, 3, एक्स क्यूब होगा नहीं, कितने वाई हो गए 3, वाई क्यूब, तो एलसीएम एक्स क्यूब वाई क्यूब होगा, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, चलिए फाइंड 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 एलसीएम, इसका भी एलसीएम फाइंड करना है, नहीं एचसीएफ फाइंड करना, निकालिए एचसीएफ, इसमें एचसीएफ फाइंड करना पीक। ठीक है, तो उसमें मैं दोनों फाइंड कर दिया, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, आप समझिए। बोला फाइंड एचसीएफ इफ पी एंड क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर बी एंड ए क्यूब बी, और ए बी हमारा क्या है प्राइम नंबर है, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ए बी चलिए चेक करते हैं, पी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं ए बी डैश बी डैश, क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए डैश और बी, हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ पी क्यू का क्या होगा, एचसीएफ हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, ए के यहाँ से मिल जा रहा है, अब बी यहाँ से मिल जा रहा है, तो क्या हो गया ए बी, हमारा ए बी होगा, इसका आंसर ए बी है, हाँ। ठीक है, ठीक है, अब ये सवाल है आपका। ठीक है, ठीक है, अब बोलिए, मैं समझाता हूँ। देखिए हमने पढ़ा था कि जब हमारा रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा इरेशनल नंबर के साथ, तो हमारा क्या आता है, एक केस में रेशनल आता है, एक केस में इरेशनल आता है, दोनों आता है।
ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर हमारा जीरो हो गया, ये रेशनल नंबर दो टाइप हो गए, जो ये रेशनल नंबर दो टू टाइप्स हो सकते हैं, एक तो जीरो हो सकता है, एक हो सकता है नॉन जीरो। नॉन जीरो, ठीक है। अगर जीरो होता है, अगर जीरो होता है तो उस केस में क्या आता है, उस केस में रेशनल आता है, बाकी हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है। एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम हमारा अंडर रूट थ्री है, अंडर रूट थ्री ये क्या हमारा इरेशनल है नहीं, इसका मल्टीप्लाई एक बार जीरो से करा देते हैं तो हमारा क्या आएगा, जीरो। देखिए रेशनल है, क्या है जीरो, जीरो भी तो क्या हुआ, रेशनल। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, हम दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री से करते हैं जो हमारा इरेशनल है, तो आंसर क्या आएगा, टू रूट थ्री। और टू रूट थ्री क्या होता है, इरेशनल। दोनों दोनों एग्जांपल समझा दिया नहीं। इसमें क्या बोला है कि जो रेशनल नंबर हो वो क्या हो, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, तो जीरो केस में तो हमेशा रेशनल आता है, तो अगर नॉन जीरो रहेगा तो क्या आएगा, इरेशनल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल। ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा एक गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर है, ये डेसिमल के बाद कब इंड होगा, वन डिजिट पे इंड होगा, टू डिजिट पे इंड होगा, थ्री या फोर। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हमारा गिवन नंबर क्या है, एक्स क्या दिया है, 14587, ये क्या दिया 1250, कर देते हैं। अब 1250 का हम लोग निकालते हैं एलसीएम, 2 6 12, ठीक है, 2 2 4, 2 5 10। अब ये डायरेक्ट किससे जाएगा, ठीक है, अब ये 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5, चलिए 125 आएगा, 5 जाएगा, हमारा इसका यार, तो नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5 × 5, ठीक है, इंटू 5, 4 5 है। अब देखिए, अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ, 8 2 5 मिलिए क्या बनाएंगे, ये हमारा 2 और 5 हमारा 10 बनाएंगे नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ऊपर भी 1 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, और नीचे भी मतलब 2 × 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कराते हैं, नीचे भी 2 × 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई नहीं, कैसे, अगर a/b लिखा है, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन तो बैलेंस हो जाती है ना, क्योंकि 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमारा फ्रैक्शन सेम ही रहेगा। हमने क्या किया कि ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, नीचे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया। अब क्या होगा, a5 इसके साथ जाएगा नहीं, हमारा 10 बनेगा नहीं, ये वाला इसके जाके 10 बनाएगा, ये वाला इसके जाके 10 बनाएगा नहीं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ऊपर क्या रहेगा, 14587 इंटू 2 की पावर 3 होगी नहीं, ये होगी, और नीचे क्या होगा, 10 10 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम 10 हो गया नहीं। जब इसको हम सिंपली करेंगे तो नीचे हमारा क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी लास्ट में, 14587 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा, 1234, यही बनेगा कि नहीं, 4 जीरो आ जाएगा नीचे कि नहीं। ठीक है, और जब नीचे 4 जीरो आ जाएगा तो हमने डेसिमल लगाना सीखा, नीचे जीरो काउंट करो, 1 2 3 4, 4 डिजिट का डेसिमल लगेगा, तो हमारा नंबर कहाँ एंड होगा, कहाँ होगा, ये वाला 4 डिजिट पर डेसिमल। समझ आ गया नहीं। ठीक है, अगर हमारा 2 की पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 है तो 10 बनता है कि नहीं। ठीक है, अगर 2 की पावर 2 है, अब 5 की पावर 2 है तो कितना बनेगा, कैसे बनेगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, इसका मतलब यही होगा, तो 4 इंटू 25 कितना हुआ, 100 हुआ, समझ लो। अगर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है तो कितना बनता है बताइए, 1000। तो जितनी पावर होती है, अगर 2 × 5 मल्टीप्लाई में है और उनकी जितनी हाई पावर है, कॉमन पावर, उतने जीरो लगते हैं नहीं लास्ट में। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू क्या 33 है नहीं, 2 की पावर 5 है इंटू 5 है। ठीक है, अब बताइए यहाँ 2 की पावर क्या है, 5 है, यहाँ की 5 की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमें कितने 5 चाहिए, 5, यहाँ भी मल्टी 5 की पावर 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, 5 की पावर 4 ऊपर ही मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि हमें दोनों का पावर सेम करना है। अब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ऊपर 33 हो जाएगी, नीचे क्या वैल्यू होगा, 2 की पावर 5
ये दोनों के आप मिला के क्या बनाएंगे, 5 की पावर 5। कैसे, a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n, नहीं होता है नहीं। अगर 5 की पावर 1 है इंटू 5 की पावर 4 है तो क्या होगा, 5 की पावर 1 प्लस 4 होगा नहीं, तो 5 की पावर 5 आएगी नहीं। अब बताओ x की वैल्यू इक्वल टू क्या आएगी, 33। अब बताइए 1 के साथ कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा नहीं, 5 ही जीरो तो आएगा। नहीं समझ आया किसी को, जैसे यहाँ पे आया था अगर 2 की पावर 4 थी, अगर 5 की पावर 4 थी तो 1 के साथ 4 जीरो आता। हाँ मैं 2 की पावर 5 लेके चल रहा हूँ, चलो गलती कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इक्वेशन ठीक है। अब मैं तो यहाँ अगर 2 की पावर 5 होती, 5 की पावर 5 होती तो यहाँ कितने जीरो आते, 1 2 3 4 5 आता, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन हमारा ऐसा होता, एक क्वेश्चन अगर ए होता तो हालांकि तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा, 5 डेसिमल के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। पर ठीक है, ठीक है, पर हमें क्वेश्चन क्या दिया, लास्ट वाला जो आंसर आया तो वो भी सही था, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ 2 की जगह 2 की पावर 2 की जगह 2 की पावर 5 ले लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर सही था, पर इसका रियल आंसर निकालना था, तो 2 की पावर 2 है 5 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 33, 2 की पावर 2 है इंटू 5, अगर 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देंगे तो इस फ्रैक्शन में कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, 33 इंटू 5 हो जाएगा और नीचे क्या बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 इंटू 5 और नीचे क्या बन जाएगा, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, कौन 100 आएगा। तो ये हमारा नंबर टर्मिनेट कब करेगा 2 डेसिमल प्लेस पे, अगर नहीं है तो देख लीजिए फाइनल आंसर, देखिए 3 5 क्या 15 कैरी गया 1, 3 बाई 15 एक 16, 16 अपॉन 100 आएगा नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.65 आएगी नहीं। तो डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद नंबर कब इंड हो, टर्मिनेट मतलब इंड होना, तो डेसिमल के बाद नंबर 2 डिजिट के बाद इंड हो जाएगा नहीं, तो डेसिमल के बाद नंबर 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 2 डिजिट के बाद, समझ आ गया आप, ठीक है। हमारा है, ठीक है, पाई, इसका बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, समझिए। हम पाई देखो, अगर हम पाई की बात करेंगे तो पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो क्या था 1.314, एक मिनट, होती है 3.1415926, ऐसे नंबर चलता जाता है इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये हमारी पाई की रियल वैल्यू होती है, पाई की क्या होती है, रियल वैल्यू होती है। अब देखिए हमने क्या बताया था, अगर डेसिमल के बाद, अगर मान लो डेसिमल है, मान लो लिखा 3, अगर डेसिमल के बाद नंबर इंड ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल के बाद नंबर इंड हो जाए, जैसे डेसिमल के बाद नंबर इंड हो गया तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। इस केस में डेसिमल के बाद नंबर इंड नहीं है, चलता जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल के बाद हमारा नंबर इंड हो रहा है, नहीं, नंबर हमारा इनफाइनाइट तक कंटिन्यू है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बताइए, ये हमें पता चल गया कि ये सीरीज हमारी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में दो ग्रुप थे, नॉन टर्मिनेटिंग में एक रिपीटिंग था, एक नॉन रिपीटिंग था। तो इसमें क्या है, क्या कोई रिपीटेशन दिख रही है, नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। नॉन रिपीटिंग को कभी कभी बोल देते हैं नॉन रिक्यूरिंग बोलते हैं, नॉन रिक्यूरिंग बोलते हैं। हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर हमारा क्या होता है, इरेशनल। तो पाई हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ऑप्शन डी। अब आते हैं, अब देखिए, अब पाई की दो वैल्यू और एग्जिस्ट करती है। एक पाई की वैल्यू जो हम 22/7 चलती है, ये होती है, ठीक है। ये पाई की रियल वैल्यू नहीं होती है, पाई की रियल वैल्यू ये होती है, पर हमें 22/7 हम अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 22/7 लेके चलते हैं पाई की वैल्यू, हालांकि 22/7 पाई की रियल वैल्यू नहीं होती है। इसे हम एक मतलब एक एजप्शन से लेके चलते हैं कि हमने मान लिया कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ताकि हमारे कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आप देखिए, अगर 22/7 को हम
अगर 22/7 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए कैलकुलेटर। 22 डिवाइडेड बाई 7 क्या आ रहा है बताइए, 3.142857 142857 रिपीट हो रहा है नहीं, तो ए बार बार रिपीट करेगा नहीं, ठीक है, आप समझिए, ठीक है। आप बताइए, तो अगर पाई की वैल्यू ए वाली होगी तो पाई क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। अगर पाई की वैल्यू 22/7 हुई या 3.14 तो क्या होगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। आप समझ आए। अब देखिए पाई की कौन सी, जो हमारे पाई की 22/7 वैल्यू होती है, पाई के रियल वैल्यू से बड़ी होती है। डिजिट हमने लिया है 5 डिजिट, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 5 डिजिट कॉमन करो, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट ले लिया। अब कंपेयर करो कौन सा नंबर बड़ा है, सेकंड वाला बड़ा है ना, ठीक है। तो जो पाई सेकंड वाला बात है, पाई की जो वैल्यू 22/7 होती है या 3.14285 होती है, पाई के रियल वैल्यू से क्या होती है, ग्रेटर होती है। पाई के रियल वैल्यू से ग्रेटर होती है। इसीलिए अगर कभी एग्जाम में दे दिया पाई -22/7 इक्वल टू 0, या दे दिया पाई -3.14 इक्वल टू 0, तो ये हमारा कंडीशन गलत होगी, पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो होती है पाई के रियल वैल्यू से बड़ी होती है, तो 0 तो कभी आएगा नहीं। समझ आया आप लोग को। तो अगर आपको एग्जाम में दे दिया, ठीक है, तो पाई तो हम लिखेंगे इरेशनल। अगर पाई की वैल्यू के दे दिया 22/7 ऐसे दिया पाई इक्वल टू 22/7 तो ये रेशनल होगा। अगर पाई की जगह ऐसे लिख दिया 3.14 तब भी हम इसे बोलेंगे रेशनल। अगर पाई की जगह ऐसा लिख दिया 3.1414285 285 बार भी लगा दे तब भी हमारा क्या करेगा, रेशनल कहलाएगा। अब आपको फोकस करना कौन सी वैल्यू दी है। अगर पाई भर दी है तो रेशनल कहलाएगा, अगर पाई इक्वल 22/7 है तो रेशनल, अगर पाई इक्वल 3.14 दी तभी रेशनल कहलाएगा, अगर पाई की वैल्यू ये दी है तब भी रेशनल कहलाएगा। समझ आए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। अब मैंने बताया जो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, ऑप्शन सी। अभी तुमने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, इसमें रेशनल नंबर क्या है, देखिए ये हमारा इसकी वैल्यू क्या हुई 3 हुई नहीं, इसकी वैल्यू क्या हुई 5 हुई नहीं, इसकी वैल्यू 6 हो गई, ये तीनों हमारे क्या है, रेशनल है, तो ठीक है, तो इरेशनल हो गया, तो नॉट अ रेशनल नंबर, तो ऑप्शन यही तो होगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, फिर से पूछा वही होगा, एक मिनट इसका बताइए, इसमें रेशनल नंबर कौन सा है, इसकी वैल्यू 6 होती है, तो ए हमारा रेशनल नंबर है। इफ ए बी आर अ पॉजिटिव इंटीजर, एस से बताइए, एस सी एफ इंटू एलसीएम ऑफ अ नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता नहीं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता नहीं, हमने पढ़ा था पहला थ्योरम। तो नंबर हमारे क्या था ए बी, तो एस सी एफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी के इक्वल होगा नहीं, ए इंटू बी ऑप्शन ए है, ये भी सही। उसके बाद हमारा है इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज वन देन टू नंबर इज कॉल्ड, अगर दो नंबर का एचसीएफ वन है तो नंबर क्या कहलाएगा, बताइए, को प्राइम नंबर। मैं बोला था को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के ग्रुप को को प्राइम नंबर बोलते हैं। पहला कंडीशन ये था अगर प्राइम नंबर के ग्रुप है इसका मतलब उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो उनका क्या होगा, एचसीएफ वन ही बनेगा, ठीक है। और दूसरी मैंने डिफिनेशन ये भी बताई थी कि ऐसे नंबर का ग्रुप जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल वन हो वही हमारा क्या कहलाता है, को प्राइम। चलिए फिर से देखिए, हमारा मानते हैं एक्स इक्वल टू क्या दिया है 93 और 1500। हमने क्या बोला था कि दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो आगे 93 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो की जाए 3 2 जा 3 जा 9 3 1 जा 3, अब 31 आएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 इंटू 31। अब फिर नीचे वाला का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो नीचे वाला का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे 1500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर कितनी थी 3 थी, ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3। अब बताइए 3 से 3 कैंसिल हो गया नहीं, तो x का जो x के में हम देखेंगे लास्ट में 31 बचा, नीचे क्या बचा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3,
तो जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो नंबर x का डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं। अगर किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है इस फॉर्म में होगा तो क्या करता है, टर्मिनेट करता है। इसका आंसर टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग। याद रखना सबसे पहले हमें क्या, इस टाइप का सवाल आएगा ना तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या करा लेना, क्या कराना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि जो कॉमन है वो कट जाए, ठीक है, नहीं तो आंसर भी गलत आएगा। तो अगर पूछ ले इस टाइप का सवाल दे दिया, आप पूछा कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, सबसे पहला काम क्या होगा कि न्यूमरेटर के भी आप क्या कराएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और डिनोमिनेटर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कराएंगे। और दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कराने का कॉमन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे जो कॉमन टर्म होगा। उसके बाद देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगी तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, बाकी हम लोग कल करेंगे।